हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्यापारिक बैंक, उसका क्या अर्थ है और उसके कौन कौन से कार्य हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मुद्रा के बारे में पढ़ा था कि मुद्रा क्या होती है, वस्तु विनिमय प्रणाली, उसकी कौन कौन सी कठिनाइयां हैं और मुद्रा का क्या महत्व है, मुद्रा के क्या कार्य हैं। तो मुद्रा और बैंकिंग में से आज हम बैंकिंग जो व्यापारिक बैंक हैं या इन व्यापारिक बैंकों को हम और क्या कह सकते हैं, वाणिज्यिक बैंक भी कह सकते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक या व्यावसायिक बैंक, कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका क्या मीनिंग है, उनके कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो आज के अगर समय में अगर हम देखते हैं वर्तमान समय में, तो बैंक जो होता है उसका आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन जब हम इस बैंक शब्द की बात करें तो बैंक शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसके लिए अलग अलग विचार हैं। कुछ अर्थशास्त्रों का मानना है कि इसकी जो व्युत्पत्ति है वो इटालियन भाषा का एक शब्द है, जैसे बंको, ठीक है, BANCO, इससे हुई है, ठीक है, जिसमें लोग क्या करते थे कि मुद्रा में परिवर्तन का कार्य करते थे इटली में। फिर फ्रांसीसी शब्द जैसे हैं बैंके, इससे कुछ मानते हैं कि जो बैंक शब्द की व्युत्पत्ति है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है बैंक के, उसके द्वारा हुई है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि बैंक शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो जर्मन भाषा का जो बैंक शब्द है उससे हुई है। और कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं जो आधुनिक समय में हम बैंक शब्द का प्रयोग करते हैं वो अंग्रेजी भाषा का बैंक शब्द है। इसकी मतलब नया परिवर्तन होकर नया जो नाम बन गया उसको हम आज वर्तमान समय में बैंक नाम से जानते हैं। अब देखिए, बैंक का मतलब एक तरह से क्या होता है कि ऐसी संस्थाएं जो क्या करती हैं, मुद्रा का लेन देन करती है, मुद्रा के रूप में मुद्रा का व्यवसाय करती है, कहने का मतलब। तो वर्तमान समय में, आधुनिक समय में बैंकिंग जो है उसका बहुत महत्व है। और बैंकिंग प्रणाली जो है इसका विकास की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम इसका जो विकास है वो यूरोप से हुआ था। और यूरोप में बैंकिंग प्रणाली का विकास होने के बाद में ये जो प्रणाली है बैंकिंग प्रणाली वो पूरे विश्व में फैल गई, सभी देशों के द्वारा इसको अपना लिया गया एक तरह से। अब बैंक को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो बैंक की जो परिभाषा है वो अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग दी गई हैं। लेकिन सबका अगर हम निष्कर्ष रूप से अगर हम देखते हैं तो बैंक की हम एक सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि बैंक क्या होते हैं, जो लोगों की जमाओं को स्वीकार करते हैं। और दूसरा, जब उन्हें लोगों को आवश्यकता होती है, चाहे उत्पादक कार्य के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए, तो उनको वो ऋण देने का कार्य करते हैं। मुद्रा के रूप में व्यवसाय, मुद्रा के रूप में लेन देन का मतलब क्या हो गया कि बैंक ऐसी संस्थाएं होती हैं जो लोगों की जमाओं को स्वीकार करने का कार्य करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण उपलब्ध कराती हैं। तो ऐसी संस्थाएं जो लोगों की जमाएं स्वीकार करती हैं और उन्हें ऋण उपलब्ध कराती हैं, या हम कह सकते हैं कि बैंक ऐसी संस्थाएं होती हैं जो अपने ग्राहकों को धन संबंधी समस्त लेन देन की सुविधा प्रदान करती हैं। जो मुद्रा है, धन है, उनसे संबंधित समस्त प्रकार के लेन देनों को संपन्न जो किया जाता है, जो सुविधा है उसकी, वो किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, बैंक के द्वारा। और भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, तो उसके द्वारा भी बैंक को जो परिभाषित किया गया है उसका मतलब भी उसी से है कि बैंक एक तरह से क्या है, जो लोगों की जमाओं को स्वीकार करते हैं और निवेश करने के लिए या जनता के किसी अन्य कार्य के लिए ऋण देने का काम करते हैं। और जब लोगों के द्वारा जब मांग की जाती है, मांगने पर वापस वो धन उन्हें लौटाया जाता है। ये चेक द्वारा, ड्राफ्ट द्वारा या अन्य किसी प्रकार से हम उस धन को वापस निकाल भी सकते हैं। तो ये भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट की जो 1949 परिभाषा है उसके आधार पर हम ये विशेषता उसमें देखते हैं। अब हम देखते हैं कि व्यापारिक बैंक जो है, व्यावसायिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक, इनके कौन कौन से कार्य हैं। तो जैसा हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि व्यावसायिक बैंक क्या करते हैं, क्या होते हैं, एक तरह से ऐसे संस्थाएं जो लोगों की जमाओं को स्वीकार करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण उपलब्ध कराती हैं। तो मुख्य रूप से व्यावसायिक बैंकों के ये दो कार्य होते हैं, लोगों की जमाओं को स्वीकार करते हैं और दूसरा आवश्यकता पड़ने पर उनको ऋण उपलब्ध कराते हैं।
वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो जो बैंकिंग प्रणाली है उसका विकास सभी क्षेत्रों में हो गया, मतलब सभी क्षेत्रों का विकास करने के लिए आज के समय में बैंकिंग प्रणाली जो है उसकी सभी देशों ने एक तरह से आवश्यकता महसूस की है। इसके द्वारा हम बहुत सारे कार्य हैं वो कर सकते हैं, जैसे ग्राहकों को जमा स्वीकार करने का कार्य करता है, ऋण देने का कार्य करता है। इसके अलावा जैसे ये ग्राहकों को बीमा की सुविधा देता है, लोकर की सुविधा देता है, निवेश के विभिन्न अवसर देता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वर्तमान समय में बैंकों के बहुत सारे कार्य हैं। अब वो कार्य कौन कौन से हैं इनको हम अलग अलग पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है व्यावसायिक बैंकों का वो क्या है, जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो व्यावसायिक बैंक क्या करते हैं, प्रमुख रूप से जो लोग हैं अपने पास में, उनकी जो भी लोगों के पास में आय का वह भाग जो उपभोग करने के बाद में, उपभोग कर खर्च करने के बाद में जो बच जाता है, बचते हैं, तो उन बचतों को वो क्या करते हैं, बैंकों के पास में जमा करा देते हैं। तो व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य क्या हो गया है कि लोगों की जमा स्वीकार करने का कार्य करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, बैंक विभिन्न प्रकार के जो खाते हैं उन खातों की सुविधा उपलब्ध कराता है। जैसे लोग चाहे तो वो बचत खातों के माध्यम से अपना पैसा जमा करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे चालू खाता होता है, अवधि जमा होती हैं, टाइम डिपॉजिट्स हैं, या जो आवर्ती जमा खाता होता है आरडी है। तो विभिन्न प्रकार के खातों के माध्यम से जो व्यावसायिक बैंक है वो क्या करते हैं, लोगों की जमाओं को स्वीकार करने का कार्य करते हैं। अब जैसे बचत खाते की अगर हम बात करते हैं तो जो छोटे छोटे बचतकर्ता होते हैं, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हो सकते हैं या अन्य कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, बैंक में अपना बचत खाता खुलवाते हैं और उन बचत खाते में अपने पास में जो भी छोटी मोटी राशि होती है उसे वो जमा करा देते हैं। और उस बचत खाते पर बैंक के द्वारा, व्यावसायिक बैंकों के द्वारा एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। लेकिन ब्याज की जो दर होती है वो बचत खातों के लिए क्या होती है, थोड़ी कम होती है। फिर दूसरे खाते की अगर हम बात करते हैं, चालू खाता, करंट अकाउंट, तो जो व्यापारी वर्ग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो व्यवसाय की जो जरूरतें होती है उनको पूरा करने के लिए बैंक में चालू खाता खुलवाते हैं। और चालू खातों में जैसे दैनिक लेन देन की जो राशि होती है उसके कोई एक निश्चित राशि नहीं होती दैनिक जीवन में, मतलब प्रतिदिन वो जितना चाहे वो लेन देन कर सकते हैं चालू खाते के माध्यम से। लेकिन ये सुविधा बचत खाते में नहीं होती। बचत खाते में एक लिमिट होती है जिसके ज्यादा हम एक दिन में उससे ज्यादा लेन देन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो चालू खाता होता है जो व्यापारी वर्ग के लिए होता है, ठीक है, अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करने के लिए उनको धन की आवश्यकता होती है, तो वो इस चालू खाते में एक दिन में कितनी भी बार पैसा जमा करा सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में जैसे अवधि जमा होती हैं, टाइम डिपॉजिट्स होती हैं, तो बैंक क्या करता है कि जब लोगों के पास में कुछ पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, लेकिन जब लोगों को लगता है कि हमको ये कुछ समय तक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, कुछ समय तक के लिए इस जमाओं को वो एक खाते में रख देते हैं, ठीक है, जिनको हम जमा खाता कहते हैं। और इसमें ब्याज की जो दर होती है वो बचत खाते में ब्याज की दर की तुलना में अधिक होती हैं। इसके साथ साथ में जैसे आरडी भी होती है। तो विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं उसके माध्यम से व्यवसाय बैंक लोगों की जमाओं को स्वीकार करने का कार्य करते हैं। दूसरा है प्रमुख कार्य, वो है ऋण प्रदान करना। अब देखिए, जब लोगों के पास में छोटी छोटी बचतें जो होती हैं उन बचतों को वो बैंकों में जमा करा देते हैं। तो बैंकों के पास में ये जो जमाएं बढ़ जाती हैं तो इन जमाओं को वो क्या करते हैं, जिन लोगों को धन की आवश्यकता होती है उन्हें ये ऋण प्रदान कर देते हैं। अब लोगों को धन की आवश्यकता क्यों हो सकती है, लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए, जैसे मकान बनाने के लिए, गृह निर्माण के लिए हो सकता है, या बच्चों की शिक्षा के लिए लोन ले सकते हैं वो, या विवाह है, वाहन खरीदना है। तो विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग बैंकों से ऋण ले सकते हैं। और इसमें लोगों को विकल्प दिया जाता है कि वो जो ऋण ले रहे हैं वो कितने समय के लिए ले रहे हैं, अल्पकालीन समयावधि है या दीर्घकालीन है। अल्पकालीन ऋण जो होते हैं वो छोटे मोटे कार्यों के लिए जो ऋण लिए जाते हैं वो एक तरह से अल्पकालीन समय के लिए होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई संपत्ति अगर खरीद रहा है उसके लिए अगर उसको ऋण की आवश्यकता होती है तो इस स्थिति में उसको दीर्घकालीन ऋण मिल जाता है। या फिर समाज के जो गरीब व्यक्ति हैं, निर्धन लोग होते हैं, उनको सरकार की जो विभिन्न योजनाएं होती हैं उनके माध्यम से बैंक क्या करते हैं, ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं।
और इसमें एक जैसे व्यापारी वर्ग के लिए जो व्यावसायिक बैंक है एक सुविधा उपलब्ध कराते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष की सुविधा में क्या होता है कि जो बैंक के नियमित ग्राहक हैं, मुख्य रूप से जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं, व्यवसायी होते हैं, व्यापारी वर्ग या उद्योगपति वर्ग जो नियमित रूप से व्यावसायिक बैंकों से लेन देन करते हैं, तो कभी कभी अगर उनको अधिक धन की आवश्यकता हो जाती है, लेकिन अगर उनके खाते में उतना पैसा नहीं है तो जितना जमा है उससे ज्यादा निकालने की सुविधा भी व्यावसायिक बैंकों के द्वारा दी जाती है। लेकिन ये सभी लोगों के लिए नहीं होती है, ठीक है। जो प्रतिष्ठित व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए बैंक क्या करते हैं, ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराता है। यदि किसी व्यक्ति के खाते में 50,000 रुपए जमा है लेकिन माना कि उसको 60,000 रुपए की आवश्यकता है, तो ये जो सुविधा है कि खाते में जितना पैसा जमा है उससे अधिक धन निकाला जाता है, उस सुविधा को क्या कहते हैं, अधिविकर्ष। और ये सुविधा व्यावसायिक बैंकों के द्वारा जो व्यापारी वर्ग है, बिजनेसमैन है, उनको उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट जो हम कार्य पढ़ेंगे वो है साख निर्माण कार्य। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब लोग अपना पैसा बैंकों के पास में जमा कराते हैं तो उन जमाओं को क्या करता है बैंक, अन्य व्यक्तियों को उधार दे देता है। अब अन्य व्यक्ति को उधार देता है, उसकी ब्याज की दर वो क्या करता है, तुलनात्मक रूप से अधिक वसूलता है। और बैंकिंग प्रणाली जो है मुख्य रूप से जो व्यवसाय करती है वो इसी कार्य पे आधारित है। ये बैंकिंग प्रणाली का प्रमुख कार्य है जिससे बैंकों को लाभ होता है, साख निर्माण कार्य। और ये क्या होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो कार्य वो है एजेंसी सेवाएं। तो व्यावसायिक बैंक होता है वो अपने ग्राहकों के लिए एजेंट के रूप में कार्य करता है। एजेंट के रूप में मतलब अगर किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, संस्था को अगर कोई भुगतान करना है तो उस भुगतान अगर वो चेक के माध्यम से करना चाहता है, विनिमय बिल के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से, तो इन विभिन्न माध्यम से व्यावसायिक बैंक क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक धन पहुंचाने का काम करते हैं। इस कार्य को क्या कहा जाता है, एजेंसी कार्य या एजेंट के रूप में कार्य। व्यापारिक बैंकों को उनके ग्राहकों के द्वारा जो भी निर्देश मिलता है उस निर्देश के अनुसार ये बैंक क्या करते हैं, अपनी सेवाएं देने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ में जैसे व्यक्ति अगर कोई पैसा उधार लेता है तो बदले में अपने जो महंगे हीरे जवाहरात हो सकते हैं या फिर भूमि जायदाद के कागजात हो सकते हैं, ये क्या करता है, बैंकों के पास में उनको गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है। उस कार्य को हम एक तरह से संपत्ति और जो वसीयत है उसका न्यासी या ट्रस्टी के रूप में कह सकते हैं। और जब व्यक्ति जो बैंक से उसने उधार लिया है अगर उसको वो वापस चुका देता है तो बैंक एक तरह से वापस क्या करता है, उनके जो भी चीज उसने रखी थी वो उस व्यक्ति को वापस लौटा दी जाती है। तो बैंक क्या करता है, संपत्ति और वसीयत के न्यासी और या हम कह सकते हैं ट्रस्टी के रूप में उसका कार्य करता है। कार्यकारक कह सकते हैं उसको, एग्जीक्यूटिव के रूप में और ट्रस्टी के रूप में काम करता है। फिर देखिए जो एजेंट के रूप में हमने देखा था कि बैंक क्या करता है, चेक का भुगतान करता है। तो जो चेक होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होते हैं वाहक चेक, जिसमें क्या होता है, जो व्यक्ति बैंक में चेक को प्रस्तुत करता है उसको नकद मुद्रा के रूप में उतनी ही राशि का भुगतान कर दिया जाता है जितना कि उस चेक में अंकित होती है। और दूसरा होता है रेखांकित चेक। क्रॉस चेक में क्या होता है कि उस चेक में ऐसे दो लाइनें बना देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो चेक में राशि अंकित है वो एक तरह से किसी भी व्यक्ति जिस नाम से चेक जारी किया गया है उसके खाते में जमा हो जाएगी, नकद रूप में नहीं मिलती है। तो जो रेखांकित चेक होता है, ठीक है, मुख्य रूप से जैसे ये जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा अपना जो भी लेन देन होता है उसको पूरा करने के लिए सामान्य तो वो इस प्रकार के चेकों का प्रयोग करते हैं। तो चेक जो होते हैं, जो राशि ट्रांसफर की जा रही है वो दो प्रकार से हो सकती है, दो प्रकार के चेक हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे बैंकों के अन्य और भी कार्य हैं, ठीक है। अन्य कार्य कौन कौन से हैं, जैसे जो व्यावसायिक बैंक है वो इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराता है।
इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति जो ग्राहक हैं घर बैठे 24 ही घंटे मुद्रा का लेन देन कर सकता है। जिसको अगर किसी को भुगतान करना है या भुगतान प्राप्त करना है तो आसानी से इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करके ये कार्य किया जा सकता है और उसमें कोई समय निश्चित नहीं होता है। 24 ही घंटे जब चाहे व्यक्ति लेन देन कर सकता है। जैसे हमने अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग की है तो उसका जो भुगतान है वो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा लेने के लिए जो ग्राहक है उनको अपने बैंक से ये परमिशन लेनी पड़ती है। बैंक के द्वारा प्रत्येक ग्राहक को लॉगिन जो आईडी होती है वो उपलब्ध कराई जाती है और फिर व्यक्ति पासवर्ड को यूज करके ये जो लेन देन कर सकता है, ठीक है, ताकि उसका जो भी लेन देन है वो एक तरह से गोपनीय बना रहा है। तो ये हो गया हमारा इंटरनेट बैंकिंग। फिर उसके बाद में है एटीएम सुविधा। एटीएम का मतलब हो गया ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब एटीएम की जो सुविधा है इसके माध्यम से भी व्यक्ति या ग्राहक जो है वो 24 घंटे नकद मुद्रा की सुविधा का प्रयोग कर सकता है। मतलब जो व्यावसायिक बैंक होते हैं वो लोगों के लिए एटीएम स्थापित करते हैं, मुख्य रूप से जैसे सार्वजनिक स्थानों पर या मुख्य बाजारों में हो सकता है, जैसे बस स्टैंड हो सकता है, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल है या मुख्य बाजार होते हैं। तो उनमें क्या करता है एटीएम मशीन उपलब्ध कराता है और एटीएम मशीन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन मुद्रा को नकद रूप में यूज कर सकता है। लेकिन एक उसकी लिमिट होती है कि एक दिन में आप नकद रूप में इतनी मुद्रा एटीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो एटीएम की सुविधा से हम नकद मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मोबाइल बैंकिंग है। जैसा हमने इंटरनेट बैंकिंग पढ़ा था उसी से थोड़ा बहुत ये रिलेटेड है। मोबाइल बैंकिंग में क्या होता है कि स्मार्टफोन का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति इस सुविधा का लाभ ले सकता है और इसके लिए अपने स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पड़ते हैं और उस एप्लीकेशन के माध्यम से भी वो लेन देन कर सकता है, धन को एक दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है। और इसके लिए भी एक यूजर आईडी होता है और साथ साथ में ग्राहकों को अपने एक पासवर्ड रखने पड़ते हैं जिसके माध्यम से मोबाइल के माध्यम से वो लेन देन कर सकता है। फिर उसके बाद में जैसे लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है कि जो व्यापारिक बैंक है वो अपने ग्राहकों के लिए लॉकर की सुविधा, जो उनके पास में जो कीमती सामान है, जेवरात हो सकते हैं, आभूषण हो सकते हैं महंगे महंगे, या फिर कोई कानूनी दस्तावेज हो सकते हैं, मकान के दस्तावेज हो सकते हैं, भूमि के, ठीक है। तो इन महत्वपूर्ण कागजातों को वो क्या कर सकता है बैंक के लॉकर में रख सकता है। तो इस सुविधा के लिए बैंक क्या करता है प्रति वर्ष के हिसाब से उनकी जो भी राशि होती है वो वसूली जाती है, ठीक है। लॉकर की सुविधा के लिए एक निश्चित शुल्क चुकाना पड़ता है लोगों को। और अंतिम हमारे जो अन्य सेवा है क्रेडिट कार्ड। तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक क्या करते हैं एक निश्चित भुगतान की जो सुविधा होती है, निश्चित राशि जो उसकी लिमिट होती है उस लिमिट में वो रहकर कोई भी उपभोक्ता लेन देन कर सकता है। कोई भी वस्तु जैसे उसको खरीदनी है तो उसका वो भुगतान जो है वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साख निर्माण। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि जैसा हमने पहले पढ़ा था कि व्यावसायिक बैंकों के मुख्य रूप से दो कार्य हैं। एक तो ये क्या करते हैं लोगों की जमाओं को स्वीकार करने का कार्य करते हैं और उस जमाओं को क्या करते हैं फिर जिन व्यक्तियों को आवश्यकता होती है उन्हें ऋण प्रदान कर देते हैं। तो इन जमाओं से ऋणों का वो किस प्रकार से मतलब ऋण किस प्रकार से उत्पन्न होता है, कई गुना जितनी जमाएं होती हैं उससे कई गुना व्यावसायिक बैंक ऋणों का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे। और साख का जो निर्माण होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा। कागजी मुद्रा मतलब किसी देश में जो नई करेंसी होती है उसको जारी करके, और नई करेंसी का जो निर्गमन है वो कौन कर सकता है किसी भी देश का जो मौद्रिक प्राधिकरण उस देश का जो केंद्रीय बैंक है सेंट्रल बैंक है उसी के द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। और भारत में केंद्रीय बैंक का जो कार्य है वो रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नई मुद्रा को जारी करने के लिए उसको एक न्यूनतम कोष
प्रणाली का प्रयोग करना पड़ता है भारत के संदर्भ में नई मुद्रा जारी करने के लिए। न्यूनतम कोष के रूप में अगर सरकार के पास में 200 करोड़ का रिजर्व अगर है सोने और विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में, तभी वो नई मुद्रा को जारी कर सकता है। तो एक तो इस प्रकार से साख का निर्माण हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से किसी अर्थव्यवस्था में साख का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? व्युत्पन्न जमाओं के माध्यम से। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।